सभी बच्चों का बाल भारती क्लासेस 11 फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 11 फाउंडेशन के पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी बल तथा त्वरण और उनके मध्य संबंध के बारे में, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि बल और त्वरण में क्या संबंध होता है। बल और त्वरण में संबंध होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगने पर ही उस वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि वस्तु की गति त्वरित होती है। दोनों में संबंध आता है F बराबर ma, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल का परिमाण उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के तुल्य होता है। F बराबर ma। यदि हम इस संबंध से बात करें 1 न्यूटन बल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था बल का मात्रक MKS पद्धति में होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। CGS पद्धति में होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं डाइन। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के तुल्य होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन बल बराबर 10 की घात 5 डाइन। यदि हम 1 न्यूटन बल की बात करें तो हम एक स्थिति लगाते हैं कि यदि आपसे कह दिया जाए M बराबर 1 किलोग्राम, त्वरण A बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर, जब द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा, त्वरण भी 1 होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल आपको मिलेगा 1 न्यूटन। तो क्या बनी 1 न्यूटन बल की परिभाषा? कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन, किसी वस्तु पर कार्यरत 1 न्यूटन वह बाह्य बल है जो उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर दे। उस बल को हम कहते हैं 1 न्यूटन। समझ में आ गया? तो किसी वस्तु पर लगने वाला 1 न्यूटन वह बल है जो वस्तु के एकांक द्रव्यमान को, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर दे। उस बल को हम कहते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की जिसका संबंध भी बल से ही होता है, कार्य। इसे हम कहते हैं वर्क। कार्य को हम दर्शाते हैं W से। देखो बेटा, कार्य क्या होता है, किसे हम कार्य कहेंगे, कार्य को हम परिभाषित कैसे करेंगे? कि यदि कोई कण, मान लीजिए प्रारंभ में बिंदु A पर स्थित है, कि एक वस्तु या एक कण प्रारंभ में बिंदु A पर स्थित है। अब हमने क्या करा, इस वस्तु पर F बल लगाया। एक वस्तु बिंदु A पर स्थित है, हमने इस वस्तु पर F बल लगाया। तो जैसे इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल लगाने पर यदि यह वस्तु बिंदु A से कहां पर, बिंदु B पर विस्थापित हो जाती है, कि आपने बिंदु A पर रखे इस कण पर या वस्तु पर F बल लगाया और बल लगाते ही यह वस्तु बल की दिशा में, क्योंकि वस्तु पर बल लगाया, बल की दिशा में बिंदु A से बिंदु B पर विस्थापित हो जाती है। और इस दौरान यह वस्तु मान लीजिए कितना विस्थापन तय करती है, D विस्थापन तय करती है। विस्थापन को हम क्या कहते हैं?
डिस्प्लेसमेंट इसे हम किससे दर्शा रहे हैं, डी से। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपसे कि वस्तु पर आपने एफ बल लगाया और बल लगाते ही वह वस्तु बल की ही दिशा में ए से बी तक डी विस्थापन तय करती है, यानी कि डी दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो इस स्थिति में जो कार्य है वह किया किसने है, बल ने। बल ने ही तो कार्य किया है। यदि हम वस्तु पर बल ही नहीं लगाते तो क्या वह वस्तु ए से बी पर विस्थापित होती, नहीं होती। और जब कोई बल ही नहीं लगता तो बल द्वारा कोई कार्य भी नहीं होता। तो इस स्थिति में कार्य किसके बराबर होता है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। तो किसी वस्तु पर, यानी कि आप लिख देंगे W बराबर एफ डी, कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए और वह वस्तु उस बल के प्रभाव में बल की दिशा में डी दूरी पर विस्थापित हो जाए, तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। इसे हम कहते हैं कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल को। कार्य के मात्रक की हम बात करें तो बल का मात्रक मैंने आपको बताया है, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुणा विस्थापन का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है एमकेएस पद्धति में, मीटर। तो बल कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर। इस न्यूटन गुणा मीटर को हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर। इस डाइन गुणा सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अर्ग। तो कार्य का मात्रक बल गुणा विस्थापन से हमने निकाला, एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन गुणा मीटर जिसे हम जूल कहेंगे, सीजीएस पद्धति में होता है डाइन गुणा सेंटीमीटर, इसे हम कहते हैं अर्ग। और दोनों में संबंध क्या होता है कि 1 जूल, यदि आपको जूल को अर्ग में बदलना हो तो सबसे पहले तो न्यूटन को किसे बदलोगे, डाइन में। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, यही होते हैं। गुणा मीटर को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। तो 10⁵ तो यहां पर है, 2 यहां पर आ गई, टोटल कितनी हो जाएगी, 7। तो 1 जूल कार्य बराबर होता है 10⁵ अर्ग के। या आप ऐसा कह सकते हैं 1 अर्ग बराबर होता है, यदि हमें अर्ग को जूल में चेंज करना हो तो 10⁵ का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 1/10⁵, यानी कि आ जाएगा 1 अर्ग बराबर 10⁵ ऊपर जाकर -7 आगे मिलेगा आपको जूल। तो ये कन्वर्जन हुआ, ये संबंध हो गया दोनों में। 1 जूल कार्य बराबर होता है 10⁵ अर्ग, या 1 अर्ग कार्य बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। जूल को अर्ग में चेंज करना हो 10⁵ से गुणा करोगे, और अर्ग को जूल में चेंज करना हो तो 10⁻⁷ से हम गुणा करेंगे। तो यह जाता है कार्य का मात्रक अर्ग तथा जूल। ये तो हमने बात कही वस्तु पर बल लगा F, और बल F लगने पर वह वस्तु बल की दिशा में d दूरी पर विस्थापित हुई। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी कण पर बल लगाया F,
कि हमने किसी कण पर F बल लगाया और वह कण बल की दिशा में विस्थापित नहीं हुआ, बल्कि बल की दिशा से कितने कोण पर, थीटा कोण पर विस्थापित हो जाए। यदि ऐसा हो कि किसी वस्तु पर बल लगाया गया और वह कण बल की दिशा में विस्थापित न होकर बल की दिशा से थीटा कोण पर d दूरी पर विस्थापित हो जाए, तो इस स्थिति में कार्य W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। कार्य W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, जिसे हम कहते हैं कार्य बल तथा विस्थापन के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। डॉट गुणनफल यानी कि अदिश गुणनफल। जब आप आगे सदिश और अदिश वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणनफल क्या होता है। फिलहाल आप इस बात को ध्यान दें कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित न होकर बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित हो, तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, बल तथा विस्थापन के डॉट गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम लिखते हैं W बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्या लिख रहे हैं हम इसे, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहां पर F क्या है, वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण। D क्या है, वस्तु पर बल लगने पर वह वस्तु कितनी दूरी तक विस्थापित हुई है, उस विस्थापन का परिमाण D। और थीटा यहां पर क्या है, बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण। क्लियर। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यह जाता है बल द्वारा किया गया कार्य। इसी श्रृंखला में हम आगे और बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने बताया है कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहां पर F वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण, D वस्तु का विस्थापन का परिमाण जो बल के प्रभाव में मिल रहा है वस्तु को, और थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम कुछ स्थितियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। तो हम लिखते हैं विशेष स्थितियां। कौन कौन सी स्थितियां होंगी। सबसे पहली बात, जब कोई वस्तु जिस पर हमने बाह्य बल लगाया और बाह्य बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, कि यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होगी, यानी कि वस्तु पर जिस दिशा में बल लगेगा F, वह वस्तु उसी दिशा में ही विस्थापित होगी बल के प्रभाव में। तो बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होंगे तो बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये होगा, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन है, तो कितना कोण हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा अर्थात कॉस 0 का मान कितना होता है, +1। कितना होता है कॉस 0 का मान, +1 होता है। इसलिए जो W होगा कार्य, वह आपको कैसा मिलेगा, धनात्मक प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा कार्य, आपको धनात्मक प्राप्त होगा। कब, जब किसी वस्तु पर हमने बाह्य बल लगाया और बल लगाने पर वह वस्तु बल की ही दिशा में विस्थापित हो रही हो,
तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर ले गए और पृथ्वी तल से हम h ऊंचाई पर तो वस्तु को ले गए, इस प्रकार से ये h ऊंचाई है, h ऊंचाई पर ले जाकर हमने इस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। अब जैसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ोगे किसी ऊंचाई पर ले जाकर, तो वस्तु पर आप जानते हैं गुरुत्वीय बल कहां पर लग रहा है, पृथ्वी का नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय बल, जो वस्तु को पृथ्वी तल की ओर खींच रहा है। अब जैसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो इस गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु कहां पर विस्थापित होगी, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, नीचे की ओर ही विस्थापित होगी, अर्थात बल की दिशा में ही विस्थापित होगी। तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, कार्य हमेशा बल के द्वारा ही किया जाता है, इस बात को ध्यान रहे। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, सॉरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस दिशा में वस्तु पर बल लग रहा है वस्तु उसी दिशा में ही विस्थापित हो रही है। बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा। समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी कंडीशन, आपसे ऐसा कह दिया जाए कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं हो रही है बल्कि बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए, बल की विपरीत दिशा में विस्थापित हो। तो जब वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो कि आपने वस्तु पर बल तो लगाया आगे की ओर और वस्तु विस्थापित हो रही है पीछे की ओर, यानी कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशाओं में दोनों के मध्य कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर होगा 180 डिग्री, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो आप जानते हैं कॉस थीटा, कॉस 180 का मान होता है -1। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। और जब कॉस थीटा कॉस 180 का मान -1 होगा तो कॉस थीटा कॉस 180 का मान -1 रखने पर कार्य आपको कैसा मिलेगा, ऋणात्मक आपको प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक आपको प्राप्त होगा। तो किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, कि जब किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लग रहा हो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित ना हो, उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। बिल्कुल इजी एग्जांपल समझिए इसका भी आप, कि ये आ जाती है पृथ्वी की सतह। हमने क्या करा, पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर कहां पर फेंका, ऊपर की ओर फेंका। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वस्तु को तो आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, तो वस्तु किस दिशा में विस्थापित होगी, ऊपर की ओर। जिस दिशा में फेंका है आपने वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होगी, तो वस्तु विस्थापित तो होगी ऊपर की ओर, और वस्तु का जो विस्थापन है किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। तो वस्तु विस्थापित तो हुई है ऊपर की ओर, और वस्तु पर गुरुत्वीय बल हमेशा कहां पर लगता है, पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर। समझ में आ गई मेरी बात। आपने वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, तो वस्तु तो विस्थापित हो रही है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर,
पर वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लग रहा है? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। तो विस्थापन और बल ये दोनों कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में थीटा का मान 180, cos थीटा का मान -1, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यानी कि ऋणात्मक कार्य का बिल्कुल सबसे सरल एग्जाम्पल आपको मिल गया कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। इसलिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कब? जब वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आप फेंकोगे। पर जब आप ऊपर से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल की ओर गिराओगे तो वस्तु गुरुत्वीय बल की दिशा में गिरेगी, तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। समझ में आ गया यहां तक आपको सभी को? अब तीसरी बात, जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत, पहले हमने पढ़ा वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु बल की दिशा के लंबवत विस्थापित होती है तो क्या होगा इस कंडीशन में? कि जैसी वस्तु बल की दिशा के लंबवत विस्थापित होगी, कि जिस दिशा में आपने वस्तु पर बल लगाया है वह वस्तु बल के लंबवत दिशा में विस्थापित हो रही है। तो लंबवत दिशा में विस्थापित होने पर बल और विस्थापन की दिशाओं के मध्य कितना कोण बनेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत स्थिति में कोण 90 डिग्री होगा। cos 90 का मान जब थीटा 90 डिग्री रखोगे तो cos थीटा यानी कि cos 90 का मान कितना होगा? 0। और जब cos 90 का मान 0 होगा तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा कार्य? 0 होगा। कब? जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में विस्थापित होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य सदैव 0 होता है। इसका फिर एक एग्जांपल आप समझे, गुरुत्वीय बल के ही पैटर्न से आप इसे समझ लें। जब वस्तु को हमने पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हुआ क्योंकि वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही थी। जब हमने वस्तु को ऊपर से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल की ओर गिराया तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हुआ क्योंकि वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो रही थी। अब यदि हम किसी वस्तु को न तो पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, न ही ऊपर से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल की ओर गिराए, बल्कि वस्तु को इस प्रकार से पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में विस्थापित करें, इस प्रकार से कि पृथ्वी तल पर आप किसी वस्तु को एक बिंदु से ए से कहां पर किसका दिया आपने? बिंदु बी पर आप ले गए। अर्थात न तो ऊपर की ओर ले जा रहे थे, फेंक रहे थे, नहीं ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे थे, बल्कि वस्तु को पृथ्वी तल पर आप विस्थापित कर रहे हैं। कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में। अब आप जानते हैं वस्तु पर गुरुत्वीय बल तो कहां पर होगा? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में विस्थापित होती है तो गुरुत्वीय बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। तो इस स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव कैसा होता है? 0 होता है। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? और भी बता सकते हैं आपको इसका एग्जाम्पल। देखें, आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा के लंबवत बल लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा में गति नहीं करके
वृत्ताकार पथ पर घूम जाती है, और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ का केंद्र है O, एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो वस्तु पर लगने वाला बल को आप क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और हमेशा ध्यान रहे, अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वह सदैव कहां की ओर होती है? पथ के केंद्र की ओर। कहां पर होती है? पथ के केंद्र की ओर। तो जब कोई वस्तु अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में गति करती है तो वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की दिशा तो सदैव पथ के केंद्र की ओर होती है, और वस्तु जो विस्थापन तय कर रही है वो कैसा तय कर रही है? इस पथ की परिधि पर। कहां पर तय कर रही है विस्थापन? इस पथ की परिधि पर। तो यदि हम वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की दिशा और उस वस्तु के विस्थापित होने की दिशा के मध्य कोण निकालें तो यह हमेशा कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। cos 90 का मान कितना होगा? 0। तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। तो एक आपको एग्जाम्पल और मिल गया कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल तभी लगेगा जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगी। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो ये 3 स्थिति हमने पढ़ी अभी, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और 0 कार्य, ये हमने पढ़ लिया। अब एक स्थिति और हम पढ़ते हैं, चौथी स्थिति, कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया। आप तो वस्तु पर बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, उसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी वह वस्तु नहीं खिसक रही है। तो जब किसी वस्तु को हम धक्का मारकर खिसकाने का प्रयास करें फिर भी वह वस्तु नहीं खिसक रही हो, तो क्या वस्तु कोई विस्थापन तय करेगी? जब खिसकेगी नहीं तो इस स्थिति में अगली कंडीशन आती है, जब वस्तु पर बाह्य बल लगे परंतु इसका विस्थापन 0 हो। कि वस्तु पर बाह्य बल तो हम लगा रहे हैं फिर भी वह वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, यानी कि वस्तु का विस्थापन कितना है? 0 है। और जब वस्तु का विस्थापन ही 0 होगा तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्लियर? तो कार्य 0 कब होता है? आप ऐसा मत कहो कि वस्तु पर बल ना लगे, ये भी कह सकते हो कि बल नहीं लग रहा तो भी कार्य 0 होगा। बेटा कार्य हमेशा बल के द्वारा ही किया जाता है। तो यदि हमें कार्य की बात करनी हो तो वस्तु पर बल तो लगाना ही होगा। इसके बाद की कंडीशन हम देखेंगे कि वस्तु विस्थापित हो रही है या नहीं हो रही, या किस दिशा में विस्थापित हो रही है, उसके आधार पर हम कार्य का आकलन करेंगे। ऐसा मत कहो कि बल नहीं लगाया तो वस्तु पर कार्य 0 है, वो तो हर किसी को बताइए बात, तो क्योंकि कार्य तो बल के द्वारा हो रहा है। जब बल ही नहीं होगा तो कार्य आपको कैसे मिलेगा? तो हमने 4 कंडीशन पढ़ी है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। धनात्मक कार्य का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ले जाया जाए और वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक फिर हम छोड़ें तो पृथ्वी तल की ओर गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर
गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा। पर जब वस्तु बल की दिशा के लंबवत विस्थापित हो तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। जैसे यदि हम पृथ्वी तल पर किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में विस्थापित करें तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल अब वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत होगा। और भी एग्जाम्पल बताया है, किसी जैसे कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी कितना होता है? शून्य होता है। चौथी बात, आपने किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया, बल तो हम लगा रहे हैं पर फिर भी वह वस्तु अपनी जगह से नहीं हिल रही है, विस्थापित ही नहीं हो रही है, भले ही आपने कितना ही अधिक बल लगा दिया हो। तो जब वस्तु विस्थापित ही नहीं होगी तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। इसके एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं आपको बुक में। जब आप देखोगे तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक में आपके कि एक बालक किसी दीवार को धक्का मार रहा है, इतना न्यूटन बल लगा रहा है, तो बालक जो बल लगाएगा उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कितना होगा कार्य? शून्य। जब दीवार को धक्का लगाएगा तो क्या दीवार को कोई बालक हिला पाएगा क्या? सरका पाएगा क्या? नहीं किसका पाएगा। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो इस स्थिति में उस बालक ने कितना ही बल लगाया हो दीवार पे, कार्य कितना होगा? शून्य होगा। समझ में आ गई? ये बात आ जाती है शून्य कार्य की। क्लियर? अब जैसे और एग्जांपल की हम बात करें तो स्थितियां थी जो आपने एक्सप्लेन की। अब आपको बुक में कुछ इस तरह के एग्जांपल भी मिलेंगे कि एक कितने m द्रव्यमान का भार पृथ्वी तल पर रखा हुआ है, कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इस वस्तु का कुछ ना कुछ तो भार होगा। ये वस्तु पृथ्वी तल पर रखी हुई है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले तो इस भार को पृथ्वी तल से उठाकर अपने कंधे पर रखता है। फिर उस भार को, देखो स्टेप एक, फिर उस भार को अपने कंधे पर रखकर पृथ्वी तल पर एक बिंदु से कहां पर ले जाता है? दूसरे बिंदु की ओर ले जाता है, और फिर उस भार को अपने कंधे से उतारकर वापस पृथ्वी तल पर रखता है। प्रश्न की कंडीशन समझो। पहले व्यक्ति ने क्या करा है? पृथ्वी तल पर रखी वस्तु को उठाया है कंधे पर, फिर कंधे पर उठाकर एक जगह से कहां पर गया है? दूसरी जगह पर गया है। फिर जब उस जगह पर पहुंच गया तो उसने उस भार को उठाकर वापस पृथ्वी तल पर रख दिया। 3 स्टेप हो गई कि पहले कंधे पर उठाना भार को पृथ्वी तल से, फिर पृथ्वी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना, उसके पश्चात वापस पृथ्वी तल पर रखना। तो तीनों स्थितियों में गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति क्या होगी, ऐसा आपसे पूछ लिया। तो बिल्कुल आसान है याद करना। क्या हुआ पहले स्टेप में? वस्तु ने पृथ्वी तल पर रखे भार को पृथ्वी तल से उठाकर अपने कंधे पर रखा है। तो कंधे पर रखा है ना, यानी कि नीचे से कहां पर उठाया है? ऊपर की ओर। तो वह वस्तु पृथ्वी तल से उठाकर जब अपने कंधे पर रखेगा तो वस्तु कहां पर विस्थापित हुई है? ऊपर की ओर। वस्तु पर गुरुत्वीय बल कहां पर लग रहा है? नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में। तो पहले स्टेप में किए गए कार्य की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। हो गया। अब क्या करा है उस व्यक्ति ने? भार को तो कंधे पर रख दिया, अब उसे एक जगह से कहां पर ले जा रहा है? पृथ्वी तल पर दूसरी जगह ले जा रहा है। तो वह वस्तु कैसी दिशा में विस्थापित होगी जब कंधे पर उठाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा? क्षैतिज दिशा में विस्थापित होगी। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां पर लगता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में, नीचे की ओर। तो वह वस्तु अब बल की दिशा के लंबवत विस्थापित हो रही है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो कार्य कितना होगा? शून्य। जब व्यक्ति दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, अब उसने क्या करा है? उस वस्तु को अपने कंधे से उतारकर वापस कहां पर टिकाया है? पृथ्वी तल पर टिकाया है। तो अब वह वस्तु गुरुत्वीय बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, नीचे की ओर। तो किए गए कार्य की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक हो, सॉरी, किए गए कार्य की प्रकृति कैसी होगी?
धनात्मक। तो इस प्रश्न में 3 स्टेप आपको दी गई थी। जब व्यक्ति ने पृथ्वी तल पर रखे भार को अपने कंधे पर उठाया तो वह भार गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हुआ। गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति ऋणात्मक। जब उस भार को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गया है पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में, तो गुरुत्वीय बल के लंबवत दिशा में विस्थापित हो रही थी वस्तु, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य 0 है। और तीसरी स्टेप, जब उस भार को वापस अपने कंधे से उतारकर पृथ्वी तल पर रख रहा है तो अब वह वस्तु गुरुत्वीय बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो किए गए कार्य की प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपसे भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें जरूरी नहीं आपसे कार्य की कैलकुलेशन करवाएं, कार्य की प्रकृति भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कार्य की प्रकृति भी आपसे पूछ सकता है। तो ये था बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम एक प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से 50 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और ब्रैकेट में आपको दे दिया G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। एक ही जगह में से लिखते हैं G से। इसका मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रश्न में कहा है वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम की वस्तु 5 किलोग्राम द्रव्यमान की है, m बराबर 5 किलोग्राम। इस वस्तु को हम पृथ्वी तल से 50 मीटर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, h बराबर 50 मीटर। इस ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर क्वेश्चन मार्क। यही होगा। आप जानते हैं क्या होता है कार्य बराबर? सूत्र पढ़ा है आपने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यही होगा। तो देखें आप, कार्य बराबर W, बल को लिख दिया आपने F से। अब आप उस वस्तु को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक ले गए हैं आप? h ऊंचाई तक। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाएंगे तो विस्थापन जो होगा वह किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा। तो विस्थापन बराबर होगा ऊंचाई के, हमने लिख दिया h। W बराबर क्या होता है? बल F बराबर ma। सूत्र ही होता है ना, F बराबर ma। तो हमने लिख दिया m। क्योंकि ये कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। एक की जगह हम किससे लिख देंगे? G से। F बराबर ma की जगह हमने क्या लिख दिया? mg। क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय बल की बात आ रही है तो त्वरण एक की जगह हम लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण G से। आगे आ जाएगा h, तो आ जाएगा W बराबर m का मान 5, G का मान आ जाएगा 10 और h का मान आपको दे रखा है 50। तो आ जाएगा W बराबर कितना आ जाएगा? ये 2500 मात्रा क्या आ जाएगा कार्य का? जूल। अब आप खुद देखें, ये तो आपसे सिर्फ कार्य की बात की है। यदि आपसे कहता है कार्य का परिमाण और प्रकृति भी बताओ, तो प्रकृति बताना तो बिल्कुल आसान था। वस्तु को हम ले जा रहे हैं पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, और आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लगता है? नीचे की ओर। तो वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही थी ना, तो इसलिए कार्य की प्रकृति पूछता तो आप यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देते। तो क्या जाता आपको कार्य है? -2500 जूल। यानी कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य 2500 जूल होगा, पर माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है? कि ये कार्य ऋणात्मक है, अर्थात वस्तु गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं प्रश्न को। प्रश्न में कहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर ले जा रहे हैं 50 मीटर ऊंचाई तक, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन।
आप जानते हैं बल F बराबर तो होता है ma, तो m तो हमने लिख दिया, क्योंकि ये कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसे हमने दे रखा है स्मॉल g, तो एक ही जगह लिख देंगे आप g। mg और विस्थापन h ऊंचाई तक ले जाओगे तो विस्थापन बराबर होगा ऊंचाई के mgh। इसको कैलकुलेशन करी तो किए गए कार्य होगा -2500 जूल। ठीक है बेटा, ये था कार्य का कॉन्सेप्ट और बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित कुछ प्रश्न।